लेकर चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख की सीमाओं को लेकर जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध आज कहां पर पहुंचा है। क्योंकि चीन ने लगातार भारत से बातचीत के बीच लगातार बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को, जंगी तैयारियों को तेज किया है। क्योंकि आज जिस तरीके से चीन के काशगर एयरबेस पर जिस तरीके से जो परमाणु बॉम्बर देखे गए हैं, उसके बाद यह साफ है कि चीन की मंशा लद्दाख को लेकर ठीक नहीं है और आने वाले समय में भी चीन पर किसी भी तरीके से, यानी कि चीन की किसी भी बात को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज चीन की इसी जो दगाबाजी है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चीन क्यों लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो है वो आईपीएल से जुड़ी हुई आ रही है। क्योंकि आईपीएल को लेकर केंद्र सरकार ने बाहरी झंडी दे दी है। सरकार ने आईपीएल करवाने को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने यूए के अंदर आईपीएल के लिए बीसीसीआई को अनुमति दे दी है। यानी कि अब यूए के अंदर आईपीएल टूर्नामेंट हो सकेगा। 19 सितंबर से यह टूर्नामेंट शुरू होगा। कुल 53 दिन के लिए यह टूर्नामेंट चलेगा और 10 नवंबर को जो मैच का फाइनल जो है, आईपीएल 13 का जो फाइनल मैच है वो खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो लगातार गतिरोध और लगातार एक तरीके का सस्पेंस बना हुआ था कि क्या आईपीएल खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, लेकिन बीसीसीआई की मंजूरी के बाद आईपीएल कमेटी को अब भारत सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। 19 सितंबर से यह आईपीएल जो है 53 दिन के लिए यूएई के अंदर खेला जाएगा। 10 नवंबर को इस सीजन का फाइनल मैच यूएई के अंदर खेला जाएगा। तो एक बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है और आईपीएल जो है वो जल्द अब यूएई के अंदर खेला जा सकेगा। लेकिन इसी बीच चीन को लेकर हम बात कर रहे थे कि चीन जिस तरीके से पेंगोंग त्सो जो झील है उसको लेकर लगातार बातचीत नहीं कर रहा, उसके सैनिक वहां पर लगातार डटे हुए हैं और 4 दौर की बातचीत के बावजूद भी चीन वहां से हटने को तैयार नहीं। लेकिन इसी बीच जहां तक बात है काशगर एयरपोर्ट पर, वहां पर चीन ने जिस तरीके से जो जंगी तैयारियां हैं वहां पर जो तेज की है, उससे अब चीन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आखिरकार लद्दाख के अंदर कौन कौन से ऐसी जगह है जिसको लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, पहले ग्राफिक के जरिए आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। लद्दाख पर कहां पर विवाद है। लद्दाख के कई इलाकों से चीन अभी भी अपनी सेना पीछे नहीं भेज रहा है। पेंगोंग झील पर बातचीत को इच्छुक नहीं दिख रहा चीन, क्योंकि लगातार बातचीत का भारत ने प्रयास किया लेकिन चीन इस पर बातचीत नहीं करना चाहता। चौथे दौर की बैठक के दौरान भी चीन ने इस मुद्दे पर बातचीत करना ठीक नहीं समझा। सूत्रों के हवाले से जो चौथे दौर की कमांडर लेवल पर जो बैठक हुई थी, जो चीन है पेंगोंग त्सो पर बातचीत करने के लिए इच्छुक नजर नहीं आया। यानी उस बैठक के अंदर भारत की तरफ से यह मुद्दा रखने की कोशिश की गई थी लेकिन चीन इस पर बातचीत करने के लिए राजी जो है वो नहीं हुआ। गोगरा पोस्ट को छोड़कर पेट्रोल पॉइंट 17A पर चीन की तैनाती कुछ कम हुई है, लेकिन बाकी जगह पर अभी भी चीन की सेना की तैनाती पहले से ज्यादा बनी हुई है। पेंगोंग पर चीनी सेना की तैनाती भारत के लिए अब तक का चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने भी पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15 पर भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को माना है। यानी कि 14 और 15 पॉइंट पर माना है, लेकिन बाकी इलाके जो हैं वहां पर सेना बरकरार है। चीन ने पिछले 3 हफ्तों में पेंगोंग के निचले इलाकों में काफी हद तक निर्माण किया है और वहां पर उसने बहुत ज्यादा ऐसा सामान इकट्ठा किया है जो आने वाले समय में उसको जरूरत हो सकता है। यानी कि आपूर्ति का सामान जो है इन ठिकानों पर बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा रहा है चीन की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम डेप्सांग और डीबीओ सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी चीन नया मोर्चा खोलने की फिराक में है। हालांकि इससे पहले डेप्सांग के अंदर कभी विवाद नहीं दिखा और लेकिन इस बार चीन वहां पर भी नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। डेप्सांग इलाके में भी चीन ने भारत के मुकाबले वहां पर अपनी सेना काफी दिनों से, वहां से कई हफ्तों से बढ़ा दी है। डेप्सांग मामले में चीन ने उल्टा भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था कि यानी कि डेप्सांग इलाके में भारत की सेना बार बार घुसने का प्रयास करती है, ये चीन की तरफ से आरोप लगाया गया था। तो चाहे चीन के इन आरोपों के बीच आज पाकिस्तान आर्मी जो चीफ थे जनरल बाजवा, वो भी एलओसी पर पहुंचे और उन्होंने भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कश्मीरियों की मदद को लेकर भारत पर निशाना साधा और ये भी कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों की मदद वो करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से अब लगातार खतरा जो कह सकते हैं वो बना हुआ है। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना मुस्तैद है, लेकिन चीन की तैयारियों को कैसा समझा जाए आज उस पर चर्चा करेंगे और पेंगोंग पर चीन पीछे क्यों नहीं हट रहा, आखिरकार क्या मंशा है चीन की,
उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ए के चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। कर्नल जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हमारे पास, जो कि काशगर एयरपोर्ट की, वहां पर चीन ने जिस तरीके से वहां पर अपने परमाणु जो विमान जो क्षमता वाले हैं उनकी वहां पर तैनाती की है, परमाणु बॉम्बर वहां पर तैनात किए। पहले वो प्लेन वहां पर नहीं देखे जाते। चीन की इन तैयारियों को लेकर, भले ही वो लद्दाख से 600 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, लेकिन चीन की इन तैयारियों को भारत किस तरीके से समझे? क्योंकि इससे पहले लद्दाख के अंदर, चाहे हम पेंगोंग झील की बात करें, वहां पर भी सेना की ज्यादा तैनाती है। डिप्संग के अंदर भी चीन लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। इन तैनातियों को, इन तैयारियों को किस रूप में समझा जाए, कर्नल जितेंद्र जी? देखिए नवदीप जी, सबसे पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अब ये जो चीन का जो भी मूव हो रहा है, इसको थोड़ा हमने लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे थोड़े दिन जिस तरह से चीन ने अपने आप को मूव किया कोविड के बाद में। कोविड में जब सारे देश बिजी थे, उस टाइम कोविड का थोड़ा कंट्रोल चाइना में हो गया था। आपको दोबारा वापस आ रहा हो, अलग बात है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया, अपने आप को ग्लोबली स्टैब्लिश करने की। इंडिया में तो उसने किया गलवान का, मैं मानता हूं, लेकिन अगर बाकी मूव देखें, इसी टाइम पे उसने क्या किया है कि यूएसए के साथ भी, जब यूएसए अपना साउथ चाइना सी के अंदर हुआ है, उन्होंने भी दोबारा एक्सरसाइज की। दोबारा आप देखेंगे कि जहां भी एग्रेशन का रूल लिया है चाइना ने, कई देशों के साथ, केवल इंडिया के साथ इस टाइम नहीं किया उसने कई देशों के साथ किया है यही चीज। सेम टाइम उसने क्या किया है, आपका इकोनॉमिक होल्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने दिखाया है, इकोनॉमिक के ऊपर भी उसने लिया है। सेकेंड, साउथ चाइना सी के अंदर उसने जो एक्सरसाइज की थी, उसने एयरफोर्स, नेवी सभी का इस्तेमाल करके अपना माइट दिखाने की कोशिश की है जी। साथ में अब आते हैं अपने लद्दाख की तरफ। देखिए, अब जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अब ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, अब ये बड़ी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे आपने भी बताया था कि फिंगर 4 के ऊपर कि पेंसो लेक को नहीं हट रहा है जी। फिंगर 4 की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अभी आप एलएसी का परसेप्शन अगर देखें, जो इंडिया के हिसाब से एलएसी जो है फिंगर 8 है, फिंगर 8 इंडिया के अंदर आता है, जबकि चाइना के हिसाब से फिंगर 2 तक एलएसी, फिंगर 2 उनके उसमें आता है। तो इसके ये दोनों का जो परसेप्शन डिफरेंस आया है, और इस चीज इसलिए जो उन्होंने चाइना ने अपनी पोस्ट स्टैब्लिश की है फिंगर 4 पे आके। फिंगर 4 एक डोमिनेटिंग फीचर है, ठीक है। तो इस चीज, इन सबको अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है कि किसी तरह को इकोनॉमिकली एंड ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश करने की है, इसीलिए वो एक हाँ, और यही शायद उसको लगातार चीन लगातार दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी भी हैं। मेजर जनरल साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि काशगर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से वहां पर चीन ने तैनाती की है, अपने युद्धक विमान हो, चाहे वहां पर जो बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर, वहां पर तैनाती की है, और पेंगोंग को लेकर लगातार जो चीन है वो बातचीत नहीं कर रहा, वहां पर सेना भी पीछे नहीं हटाई और निर्माण वहां पर लगातार हो रहा है। डिप्सांग को लेकर भी अब चीन लगातार कहीं ना कहीं उस इलाके के अंदर भी दावा करता हुआ नजर आ रहा है। कूटनीतिक प्रयास जारी है, सेना की वार्ता भी लगातार जारी है। आज भी 5वें स्तर की, कमांडर स्तर की बैठक थी चीन के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन बैठकों से कुछ हल होगा, या फिर जिस तरीके की चीन की तैयारी है, हमें भी अब लद्दाख के अंदर ये मान लेना होगा कि सैन्य हमारी तैयारियां जो हैं अब वो कंटिन्यू रहेंगी? चीन को अगर, क्योंकि किसी भी वक्त जो चीन धोखा दे सकता है, चीन पर विश्वास नहीं कर सकते, किस तरीके की तैयारियां अब लद्दाख के अंदर, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर जरूरी है, मेजर जनरल साहब? देखिए, ऐसा है कि जहां तक आपका कहना बिल्कुल सही है कि चाइना पे कोई किस तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता जी। लेकिन आगे हम लोगों को पहले तो हमें सिचुएशन समझ लेनी चाहिए। कल आपने 27 तारीख को, 29 तारीख को आपके यहाँ राफेल इंट्रोड्यूस हुए, जो कि उसके हिसाब से कि एटॉमिक वेपन्स ले जाने के लिए केपेबल हैं और हाई ऑल्टीट्यूड से टेक ऑफ कर सकते हैं जी। तो जो काशगर में वो दिखाई दे रहा है, वो उसका एक रिजल्ट है। लेकिन साथ ही हमको ये समझना चाहिए कि एज फार एज एटॉमिक वेपन्स आर कंसर्न, वो
वेपन्स ऑफ डिटरेंस है नंबर 1। तो ये एक चीज पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जहां तक उन्होंने किया है कि डेप्सांग से वो पीछे, डेप्सांग वो सीधा करना चाहता है, क्योंकि अगर डेप्सांग प्लेन्स में वो मौजूद रहा तो उससे उसको उसके जो अक्साई चीन के लिए एक्सेस है उसके लिए उसको डेप्थ मिलती है। तो वहां पे वो इसलिए वो आगे आने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारे जितने भी वो पेट्रोल पॉइंट थे उन तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जाने नहीं दे रहा है वो ना। जहां तक गोगरा है, गोगरा उसमें मोस्ट डोमिनेटिंग हाइट है, जिसका अगेन वो उसमें नहीं जाने देना चाहता। तो गोगरा से भी वो नहीं हटा, 17A जिसको आप बोल रहे हो ना। जहां तक पेंगोंग का सवाल है, पेंगोंग का आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये लड़ाई, ये स्टैंड ऑफ लंबा चलता है तो अगले 2 महीने के बाद पेंगोंग जो है वो जम जाएगी, तो तब उसको वहां से पार करना आसान होगा। और आपको याद होगा कि पहले भी उसने चुशूल वाला रास्ता लिया था ले पहुंचने के लिए, तो चुशूल से चुमाथांग होकर रास्ता है, तो इसलिए उसके बहुत इंपॉर्टेंस है। पेंगोंग इसीलिए वो खाली नहीं कर रहा। इसके साथ 2 और चीजें अगर हम लोग गौर करें जो सामने निकल के आ रही हैं। एक, कल उसने अपने ट्रूप्स बढ़ाए हैं आगे ऑपोजिट लिपुलेक पास, जो कि उत्तराखंड में है। जी बिल्कुल। और ये जो है हमने अभी 1 किलोमीटर, जो आपको याद होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक थोड़ा सा स्टैंड ऑफ है काला पानी वाला, तो लिपुलेक के ऑपोजिट होना भी उसका खतरनाक है, क्योंकि उससे आपके हार्टलैंड पे वो पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके अलावा किन्नौर और जो हिमाचल में भी है, जैसे खिमोपुल पास है जी, उसके अगेंस्ट भी उसका जो है उसने रोड वहां तक बना ली है। तो अगर वो चाहे तो वो पास तक उसने रोड बना ली है, और हमारी जो एक पेट्रोलिंग गई भी थी उसको भी उसने डिस्टर्ब किया था। ठीक है। तो ये सब चीजें देख करके मुझे तो ये लग रहा है कि हमें ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर बार यही चीज कह रहा हूं कि ये सिर्फ आमने सामने खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। ये अगर आपको ये ब्रेक करना है तो हिंदुस्तान को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो जिससे कि वो थोड़ा रिकॉइल करे। ठीक है, बिल्कुल। मानता हूं कि इंडियन ओशन वाला एक चल रहा है, क्योंकि समाधान होने वाला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि संदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इंडियन ओशन वाला वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये जी संदीप जी, जिस तरीके से अगर कूटनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें तो चाइना को कई बड़े झटके दिए हैं, चाहे पहले ऐप्स पर पाबंदी की बात हो, उसके बाद हमने कई उनकी जो कंपनियां थी उनका बाइकआउट वहां पर किया, उन पर पाबंदी लगाई। अब हमने देखा कि राखी के सीजन के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, करीब 4000 करोड़ का नुकसान जो है चाइना को हुआ है, क्योंकि वहां से माल नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक और चीज निकल कर सामने आ रही है कि चाइना की कई कंपनियां या कई ऐसे संस्थान हैं जिनका एमओयू हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ है, और वो चाइना का प्रचार और प्रसार करने का काम देश के अंदर करती है, और उसके लिए भी रिव्यू अब सरकार कर रही है कि कहीं ना कहीं उसको भी देखा जाए कि कैसे चाइना का प्रचार प्रसार देश के अंदर बंद हो सके। आपको क्या क्या लगता है कि और क्या क्या ऐसे रास्ते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर चाइना को कड़ा जवाब जो है वो दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का आज की तारीख में माहौल बना हुआ है और जैसे मेरे पूर्ववर्ती साथियों ने बताया, तो ये तो हकीकत है कि चाइना को समझना और चाइना पर विश्वास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि उनके कथनी में और करनी में फर्क है, उनकी नीयत में फर्क है। और आपने देखा होगा चाइना की जो पॉलिसी रही है, अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो वो एक साथ हमारे कई ऐसे मोर्चों पे अटैक करता है जहां पे आगे बढ़ता है, चाहे वो गलवान घाटी रही हो, चाहे अक्साई चीन रहा हो, या कई चीजों पे। और होता क्या है, लास्ट में जब बातें चलती हैं, दोनों तरफ से हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, तो वो कुछ जगह पीछे हट जाता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसके टारगेटेड, वहां पे वो पीछे नहीं हटता है। इस तरीके की तो उसकी नियत रही है। अगर मैं बात करूं चाइना को किस तरीके से हिंदुस्तान ने कमजोर करने का काम किया है, झटका देने का काम किया है, तो हाँ, ये हकीकत है। जिस तरीके की हमारी पॉलिसीज रही है, चाहे उसकी एप्लीकेशंस बंद करने की रही हो, चाहे चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की रही, तो निसंदेह उसको झटका लगा है। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो इस चीज से लगता है कि आज हिंदुस्तान और अमेरिका
के संबंध अच्छे हो रहे हैं। जितने संबंध अच्छे होते हैं उससे चाइना को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए चाइना ने अपने एक ग्रुप बनाया है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को भी उसमें ऐड कर लिया है, जो चारों तरफ से हिंदुस्तान को घेरने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में ये सब चीजें हैं जो आज के तारीख में बॉर्डर पर टेंशन इस तरीके से बढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान को साथ लेकर के साथ में टेंशन बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चाइना को पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है। कर्नल जितेंद्र जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि एक खतरा लद्दाख के अंदर है, लेकिन उसके बाद हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बॉर्डर हमें पड़ते हैं चाइना के साथ, हर जगह कहीं ना कहीं चाइना जो है हर बार अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, हर बार नया मोर्चा होता है, हर बार नया विवाद होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तमाम मोर्चों पर अब कैसे रणनीति देश की होनी चाहिए? क्योंकि नेपाल की तरफ से भी हमने कल बयान एक नेपाल सरकार का देखा था, लिपू लेको और काला पानी को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि हम इस पर बातचीत करेंगे सरकार को, और क्योंकि कोरोना की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन ये बातचीत का दौर खुला रहेगा और एक तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया मैप भी जो है वो भी अपना बांटना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं नेपाल एक तरफ चाइना की तरफ जो डिवाइड हो रहा है और इन तमाम मोर्चों पर जो चीन की तरफ से तैनाती है, उनकी तरफ से जो चुनौती है, कैसा सामना करना होगा हमें? देखिए, पहली चीज हमें समझना होगा कि चाइना के एम क्या, मकसद क्या है इंडिया के खिलाफ, वो क्यों, उसने ऐसा क्यों किया है, पहली चीज समझ, उसका अपना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो चाइना चाहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी तरह, क्योंकि इंडिया काफी तेजी से उभर के आ रहा था ग्लोबली, एक तो उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा था। दूसरी चीज जो चाह रहा था, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी फास्ट हुआ। आप देखें कि पिछले 5-6 साल के अंदर बॉर्डर के किनारे किनारे जो भी हमारी पेंडिंग रोड्स थी काफी तेजी से डेवलप हो रही थी। तो चाइना का ये भी कंसर्न था कि किसी तरह इसको रोका जाए, इसको डिस्टर्ब किया जाए। और तीसरा जो उसका एक मकसद था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंडिया के अंदर ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, जिससे कि एक मैसेज जाए कि इंडिया अभी भी सेफ हेवन नहीं है किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हो कि काफी कंपनियां जो चाइना से निकल के आ रही हैं वो इंडिया की तरफ भी आ रही हैं, कि काफी कंपनियां निकल रही हैं। तो इस चीज को वो डिटर करना चाहता है। नेक्स्ट उसका जो एम है, किसी तरह से वो चाहता है कि इंडिया जो है अक्षय चीन और अपना पीओके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर ना करे, क्योंकि वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना का। देखिए, चाइना ने करीब $69 मिलियन वहां पे स्पेंड किया हुआ है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। तो अभी आज भी आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान से बोला है कि बीएलए को आप कंट्रोल कीजिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर बीएलए कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है तो ये चाइना के लिए, तो एक तरह से चाइना मैसेज इंडिया को देना चाहता है कि आप देखिए हमारे उसका इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है। तो ये सेम साइड वो चाहता है कि ये अपना, अभी आप बात आती है हमारे जो बॉर्डर एरिया में जो आपने कही है कि वो हर जगह अपने फोर्सेस को बढ़ा रहा है। जैसे जनरल चतुर्वेदी ने बताया है कि लिपू लेक के अगेंस्ट उसने कल ही डिप्लॉयमेंट किया है जी। सेम वे उसने म्यांमार के अगेंस्ट भी डिप्लॉयमेंट किया है। सेम अभी आप देखेंगे भूटान का उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो वो किसी तरह इंडिया को सारे फ्रंट के ऊपर एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने आप एक मैसेज जा रहा है कि ये जो हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट बड़ी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना एक तरफ से तो बात भी करना चाहता है हमसे, बातों में एंगेज करना चाहता है, और साथ में ही वो टाइम गेन कर रहा है ये अपनी तैयारियों के लिए। तो इस चीज को हमको बहुत ही मतलब नजदीक से देखना पड़ेगा चाइना के हर मूवमेंट को। और यहाँ हमारा आता है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारी हैं, वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका रोल बढ़ जाता है। उन्होंने इस चीज पे अपना नजर रखनी है कि चाइना अपना लॉजिस्टिक कैसे बिल्डअप कर रहा है अलोंग द बॉर्डर। बिल्कुल है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक नजर रखनी बहुत जरूरी है। मेजर जनरल चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से चाइना लगातार अपना वहां पर बॉर्डर के अंदर कह सकते हैं कि अपना साजो सामान बढ़ा रहा है, अपना निर्माण लगातार तेज कर रहा है, भारत की तरफ से अगर देखें जब से मोदी सरकार आई तो हमने भी लगातार नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाके, लद्दाख के अंदर पहले के मुकाबले अपना जो निर्माण सेक्टर के अंदर काफी तेजी से काम किया और विकास को लेकर लगातार तेजी से काम किया।
यही एक्शन का रिएक्शन है कि चाइना को वो चीजें बहुत खटक रही हैं। और दूसरी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग मोर्चों को लेकर जिस तरीके से हमें चाइना से अब एक तरीके की चुनौती मिल रही है या कह सकते हैं खतरा है, तो ऐसे खतरे से निपटने के लिए आने वाले समय के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि कल आपने देखा होगा कि नेपाल ने गोरखा रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाया कि पुरानी जो संधि थी अब उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो नेपाल को अब हर एक समझौते के अंदर भी कुछ ना कुछ जो कह सकते हैं कि रुकावट आपत्ति नजर आ रही है। तो ऐसे में अब तमाम मोर्चों पर किस तरीके से सामना किया जाए, कैसे रणनीति होनी चाहिए हमारे सरकारों की कूटनीतिक स्तर पर और सेना के स्तर पर? चतुर्वेदी साहब। देखिए, जो कर्नल जितेंद्र सिंह साहब ने, चौहान साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरा, एक बहुत पुराना उनका कॉन्सेप्ट है जो मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट है। तो वो समझते हैं, उनका कहना था कि जो दुनिया में जो सेंटर है वो चाइना है, बाकी सब बारबेरिक हैं, ऊपर भगवान है। तो जब कहीं उनको लगता है कि कोई दूसरा देश उनके बराबर आने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया के खिलाफ भी उनका ये प्रयत्न जारी है। तो ये चाहे सीपीईसी उनको डिस्टर्ब होने लगे, क्योंकि अगर आप देखिए जो डेप्सन में हमारी पोजीशन है और जो ये डार्बुक श्योक दलदे गोल्डी रोड बन गई है, जिससे कि उनका सीपीईसी थ्रेटन होने लगा है। और जो पीछे जो हमने ये 370 को एब्रोगेट करके और एक दिया था कि हम ऑक्साइड और पीओके हमारा है, तो वो भी उनको एक खतरा है, क्योंकि अगर सीपीईसी में उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान एक तरह से क्लाइंट स्टेट बन गया है जी। तो ये, लेकिन इनका जो मिलिट्री तौर पे अगर हम उनको करना है, इसमें कोई शक नहीं कि हम ऐसा कमजोर नहीं है मिलिट्री में उनके मुकाबले में, क्योंकि ये जो एक भ्रांति होती है कि उसके पास 10,000 हवाई जहाज है, हमारे पास इतने हवाई जहाज है, उससे नहीं होता। कितने डिप्लॉय कर सकते हो और कहां कर सकते हो? तो हमारे अभी भी पोजीशन कुछ एरियाज में बहुत स्ट्रांग है और हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। यहां तक डिप्लोमैटिक ये एक चैलेंज है आज की तारीख में, क्योंकि आप देखिए कि आपने जो एक तरफ तो पोम्पियो साहब बोल रहे हैं और ट्रंप ने भी बोला कि हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे, लेकिन कोई बैन बून तो किया नहीं उन्होंने। किसी एक इंडिया को छोड़ के किसी देश ने उनके किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे चोट नहीं लगाई है। सिर्फ वहां से बिकॉज ऑफ द कोरोना की वजह से लोग कंपनी निकल के आ रही है। उसमें जापान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जब उसने $2.2 बिलियन ईयरमार्क किए। तो हम लोगों को डिप्लोमेटिकली अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। संदीप चौधरी, तरीके से कूटनीतिक स्तर पर पहले भी हम बात कर रहे थे, अमेरिका ने बहुत बार धमकी दी है चीन को कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई अभी कहीं ना कहीं दिखी नहीं है। एक दो चीजें शिनजियांग के अंदर हमने देखा कि उनके आर्मी जो कहीं ना कहीं जो वहां पे लीडर थे, वहां के अधिकारी, उन पर जरूर उन्होंने बैन लगाया मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर, लेकिन चीन पर जिस तरीके की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से देखी जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं दिखी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी सिर्फ बातों में टाल रहा है, या भारत की तरह जिस तरीके से भारत सरकार ने अब तक कड़े फैसले लिए, अमेरिका को भी कड़े फैसले चाइना को लेकर लेने चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जो कह सकते हैं एक वो सीन जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो दृश्य जाना चाहिए कि चीन को अलग थलग करने के लिए इन फैसलों को लेना बहुत बड़ी जरूरत थी? बिल्कुल सही बात है आपकी। चाइना को अगर अलग थलग करना है तो बाकी देशों को भी साथ में आना पड़ेगा हिंदुस्तान के। और ऐसा नहीं है माहौल बन रहा है चाइना के खिलाफ। अगर आप जापान को देखें तो वो चाइना के खिलाफ है, आप ताइवान को देखें तो वो चाइना के खिलाफ है। अमेरिका का रुख भी साफ है और आपको मालूम है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बातें होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका आपको चाइना के खिलाफ मिलता है। और हिंदुस्तान के साथ तो सीधी सीधी आप देख रहे हैं जंग जैसी हालात हैं। और बीच में जब टेंशन गलवान घाटी की हुई थी तो आपने देखा वो कई देशों का रुख साफ था, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें या यूरोपियन कई कंट्रीज की बात करें, तो उनकी सबकी सपोर्ट और उनका जो जिस तरीके के स्टेटमेंट थे उससे पता चल रहा था कि वो चाइना से नाराज हैं, चाइना के खिलाफ है और हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये चीज भी सच है कि कोई भी कंट्री बेकार में किसी के साथ आके युद्ध नहीं करना चाहता और अपने गले में किसी की मुसीबत को नहीं डालना चाहता। इसलिए समस्या हिंदुस्तान के साथ में है, इसका मुकाबला भी हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान मजबूत देश है और हिंदुस्तान इसका मुकाबला अच्छे से कर सकता है, उसका जवाब अच्छे से दे सकता है। ठीक है संदीप चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। कर्नल जितेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो चाइना जिस तरीके से काशगार के अंदर लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, वायुसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है, और पेंगोंग को लेकर जिस तरीके से बातचीत करने को तैयार वो नहीं दिख रहा,